नमस्कार बच्चों, कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में हमारी बुक के इकाई 2 विलयन सॉल्यूशन के पाठ्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। हमने कई इसके जो पाठ्य बिंदु हैं उनका अध्ययन अपनी पिछली कक्षा में किया है। अब शेष पाठ्य बिंदु इस क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आराधना खरे, व्याख्याता रसायन शास्त्र, शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ा भेल भोपाल से। तो आज हम अगले पाठ्य बिंदुओं को पढ़ते हैं। आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार, परासरण दाब, विपरीत परासरण, प्रतिलोम परासरण का उपयोग, वॉन हाफ तनु विलयन का सिद्धांत, असामान्य आणविक द्रव्यमान, संगुणन, वियोजन, वॉन हाफ गुणांक। तो चलिए इन बिंदुओं को हम विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। सबसे पहले परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार। परासरण हमने अपनी पिछली कक्षा में परासरण की परिभाषा पढ़ी है, जिसके अनुसार जब हम दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं तो विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः गमन करने लगते हैं, अपने आप जाने लगते हैं, और इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। अब यहाँ पर हमने जो दो विलयन जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किए हैं उनके परासरण दाब अलग अलग भी हो सकते हैं, और इस आधार पर इन विलयनों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला प्रकार देखिए, समपरासारी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है अतिपरासारी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा अल्प परासारी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासारी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सम जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सम मतलब समान, जिनका की परासरण दाब समान हो। तो जब हम ऐसे दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग अलग करते हैं जिनका की परासरण दाब समान हो, और परासरण दाब समान है मतलब उनकी सांद्रता समान है, और परासरण दाब जब समान है तो विलायक के कण प्रवाहित नहीं होंगे, क्योंकि आप परिभाषा में समझ चुके हैं कि विलायक के कण कम विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। अब यहाँ पर विलयनों की सांद्रता समान है, अतः यहाँ पर कोई प्रवाह नहीं होता, और ऐसे विलयन समपरासारी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब आते हैं हम दूसरे प्रकार पर, अति परासारी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, अति मतलब अधिक, तो ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब अधिक हो। अब हमने जो दो विलयन पृथक किए हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिनके बीच में रखी है, उसमें से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अति परासारी विलयन, क्योंकि उसका परासरण दाब अधिक है इसलिए वो होगा अति परासारी विलयन। और तीसरा प्रकार है अल्प परासारी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा विलयन, अब हमने जो दो विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग रखे थे, जब एक का परासरण दाब अधिक है तो निश्चित है कि दूसरे का परासरण दाब उसकी तुलना में कम होगा। तो दूसरा विलयन जो होगा वो कैसा होगा, अल्प परासारी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम है, तो वो कहलाएगा अल्प परासारी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ हम तीनों में अंतर देखते हैं। पहला प्रकार जो हम देख रहे हैं वह समपरासारी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन का है। यहाँ पर क्योंकि विलयन की सांद्रता समान है, दोनों का परासरण दाब समान है, तो जितने यहाँ पर प्रवाह हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि परिभाषा के अनुसार दोनों की परासरण दाब में अंतर होना चाहिए। और प्रवाह इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि जितने कण एक विलयन से दूसरे में जा रहे हैं उतने ही दूसरे से पहले में आ रहे हैं, तो ये कैसा है, दोनों में कोई प्रवाह हमें नहीं दिखाई देगा। अब उसके बाद हम आते हैं हाइपोटोनिक मतलब अल्प परासारी विलयन।
अल्प परासारी विलयन, इसमें आप देख रहे हैं कि जो अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता अधिक है और बाहर जो विलयन जल है उसकी सांद्रता कम है। क्योंकि इसकी सांद्रता कम है तो निश्चित है कि इसका परासर सांद्रता कम है, तो ये जो विलयन है वह कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करेगा। और सेम यहाँ पर देख रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पर प्रभाव उल्टी दिशा में होगा और ये श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों प्रकारों को देखते हैं, समपरासारी, अल्प परासारी और अति परासारी विलयन। चलिए अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, परासरण दाब। जब हम दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करते हैं तो विलायक के कण विलयन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि विलायक की सांद्रता जो है वो कम है और विलयन की सांद्रता अधिक है। तो कम सांद्र विलयन से विलायक के कण अधिक सांद्र विलयन में प्रवेश कर रहे हैं। अब यदि हम इस विलयन के ऊपर कोई दाब लगाएं, इतना दाब लगाएं जो कि विलायक के कण के प्रवाह को रोक दे, मतलब विलायक के कण जो विलयन में प्रवेश कर रहे हैं उस प्रवेश को यदि हम रोक दे, तो रोकने के लिए हमने जितना दाब लगाया है वह दाब उसका परासरण दाब कहलाता है। तो परिभाषा देखिए, परासरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखने पर विलायक के अणुओं को विलयन में प्रवेश होने से रोकता है। हमने इतना दाब लगा दिया कि विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन में प्रवेश नहीं कर सकते, और ये जो दाब है वह परासरण दाब कहलाता है। आप इस पिक्चर से इसको समझेंगे। यहाँ पर ये एक आप यू नली देख रहे हैं जिसके बीच में एक सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया गया है। इसके एक तरफ हमने विलयन लिया है और दूसरी तरफ शुद्ध विलायक लिया है। जब इसमें परासरण की क्रिया होती है तो यहाँ से विलायक के जो कण हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए विलयन में प्रवेश कर जाते हैं, और इस तरह से जिस भाग में शुद्ध विलायक भरा है उसका तल नीचे गिर जाता है। अब यदि हम इस विलयन के ऊपर इतना दाब डालें कि जो ये अंतर आया है इसके तल में वह अंतर पुनः बराबर हो जाए, मतलब विलायक के कण यहाँ से निकलकर पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाए, तो ये दाब जो हमने इसको पुनः प्रारंभिक स्थिति में पहुंचने के लिए लगाया है, यह दाब परासरण दाब के बराबर होगा। हमने विलायक के प्रवेश को रोक दिया, तो यही हमारी परिभाषा थी कि वह दाब जो कि विलायक के कणों को विलयन में प्रवेश होने से रोक दे वो परासरण दाब है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस अंतर को पुनः वापस करने के लिए, मतलब ये जो तल में अंतर आया है, पहले उसका जो तल था वो ऊपर था फिर नीचे हो गया, और इसको हम पुनः इसमें वापस लाने के लिए यहाँ जितना प्रेशर डालेंगे वो दाब परासरण दाब के बराबर होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विपरीत परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी आपने परासरण दाब में पढ़ा कि वह दाब जो विलायक के कणों को विलयन में प्रवेश होने से रोक दे, तो यहाँ तक तो हमने दाब लगाया। अब विलायक के कणों का प्रवेश होना बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर हम दाब डालते जाएंगे तो जो विलयन है और उस विलयन में जो विलायक के कण पहले से मौजूद हैं वो भी निकलकर शुद्ध विलायक में जाने लग जाएंगे। मतलब जो परासरण की क्रिया थी कि विलायक के कण विलयन में प्रवेश कर रहे थे, अब इसका उल्टा होने लगा, विलयन में से विलायक के कण निकलकर विलायक में प्रवेश करने लगे। तो यह क्रिया कहलाएगी विपरीत परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। ये परासरण के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए इसको विपरीत परासरण या प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाए तब विलायक के कण विलयन में से निकलकर शुद्ध विलायक में प्रवेश करने लगते हैं। इस क्रिया को प्रतिलोम या विपरीत परासरण कहते हैं। तो यह है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि आजकल सभी घरों में आप इस क्रिया को देखते हैं। हम अपने घरों में जो
आरओ का प्रयोग करते हैं जल को शुद्ध करने के लिए, वह यही इसी सिद्धांत पर आधारित है। रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ रिवर्स का आर, ऑस्मोसिस का ओ, तो यह प्रतिलोम परासरण पर ही आधारित है। अब हम इसके और उपयोग देखते हैं। एक उपयोग तो आप समझ ही गए हैं कि घरों में हम अपने पीने का जो जल है उसका शुद्धिकरण करते हैं आरओ के द्वारा। उसमें जो अतिरिक्त लवण घुले होते हैं उसको उस पानी में से रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा अलग कर दिया जाता है, और यह क्रिया प्रतिलोम परासरण है। दूसरा इसका उपयोग समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि समुद्री जल बहुत खारा होता है, इसमें बहुत से लवण घुले होते हैं, जिसके कारण हम इसका पीने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हमें इसे पीने के लिए प्रयोग करना है, आप सभी जानते हैं कि आजकल पानी की, जल की कमी होती जा रही है और समुद्र में इतना अधिक जल है, अगर इस क्रिया का प्रयोग किया जाए तो हम काफी कुछ मात्रा में पीने योग्य जल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा समुद्री जल को का विलवणीकरण किया जाता है, और विलवणीकरण करने से इसमें जितने लवण घुले होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं और समुद्री जल पीने योग्य हो जाता है। अब इस क्रिया में जैसे मैंने बताया, रिवर्स ऑस्मोसिस में परासरण दाब से भी अधिक दाब विलयन पर डाला जाता है। और पहले की कक्षाओं में आपको बताया गया है कि अर्धपारगम्य झिल्ली जैविक झिल्लियां भी होती हैं और रासायनिक झिल्लियां भी होती हैं, लेकिन जो जैविक झिल्लियां होती हैं वो कमजोर होती हैं और वे इतनी मजबूत नहीं होती कि वो अतिरिक्त दाब को सहन कर सकें। और यहाँ प्रतिलोम परासरण में आपने देखा कि हमको दाब बहुत अधिक डालना होता है, तो ये झिल्लियां कमजोर होती हैं, इसलिए इस क्रिया के लिए हम रासायनिक झिल्लियों का प्रयोग करते हैं। केमिकल मेम्ब्रेन्स का हम इसमें यूज करेंगे। ये रासायनिक झिल्ली सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती हैं। ये सेल्यूलोज एसीटेट की केमिकल जो मेम्ब्रेन होती है वो मजबूत होती है और इस पर अधिक दाब डाला जा सकता है। इसलिए रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सेल्यूलोज एसीटेट की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रयोग किया जाता है। अब हम रिवर्स ऑस्मोसिस को इस चित्र के द्वारा समझते हैं। आपने परासरण में भी देखा था कि इसी तरह की हमने एक यू नली ली थी, उसके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई थी। एक तरफ हमने सॉल्यूशन लिया था और दूसरी तरफ हमने सॉल्वेंट या शुद्ध विलायक लिया था। तो वही चीज यहाँ हो रही है, लेकिन आप अंतर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम जो विलयन है, विलयन की जगह हमने क्या लिया है, समुद्र का जल, और इस पर हम अतिरिक्त दाब डाल रहे हैं। और अतिरिक्त दाब डालने से जो समुद्र के जल में जो जल है वह अर्धपारगम्य झिल्ली में से होता हुआ शुद्ध जल में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वाटर फ्लो का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। परासरण में इसका डायरेक्शन इस तरफ था और विपरीत परासरण में इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हम समुद्री जल के ऊपर अतिरिक्त दाब डाल रहे हैं जो परासरण दाब से अधिक है, तभी यह विपरीत परासरण की क्रिया संभव है। अब यदि हम इन दोनों में अंतर को देखें तो इस पिक्चर के द्वारा हम दोनों का अंतर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पहले वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि इसमें हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली, एक तरफ हमने विलयन लिया है और एक तरफ शुद्ध जल लिया। सेम हमने दूसरे में भी यही किया, यहाँ पर विलयन लिया है और दूसरी तरफ हमने शुद्ध जल। विलयन मतलब हमने यहाँ मान लीजिए समुद्री जल ले लिया है और ये शुद्ध जल है। सेम यहाँ करा हमने, पर परासरण की क्रिया में हम कोई अतिरिक्त दाब इस पर नहीं डाल रहे हैं, केवल ऑस्मोटिक प्रेशर इस पर चल रहा है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण क्या होगा, परासरण दाब के कारण क्या होगा कि शुद्ध विलायक के कण विलयन में प्रवेश कर रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, जिससे इसका तल बढ़ गया है। पैरों के द्वारा देख रहे हैं विलयन का तल बढ़ गया है और जो शुद्ध विलायक का तल है वो नीचे पहुंच गया है। वहीं अगर हम प्रतिलोम परासरण को देखें तो यहाँ क्रिया विपरीत हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ समुद्र का जल या विलयन का जो जल है उसका लेवल डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि हम उस पर क्या कर रहे हैं, अतिरिक्त दाब डाल रहे हैं। और अतिरिक्त दाब के कारण इस विलयन में जो विलायक के कण हैं या मान लीजिए जल के जो कण हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए शुद्ध जल में प्रवेश कर रहे हैं और इसका तल बढ़ गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों क्रियाएं एक दूसरे की
विपरीत दिखाई दे रही हैं। यहाँ आप देख रहे हैं विलायक के कणों का जो फ्लो हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं तल जो बढ़ रहा है वह विलयन का बढ़ रहा है और शुद्ध विलायक का कम हो रहा है, या उल्टा हो रहा है। यहाँ विलयन का तल कम हो रहा है और शुद्ध विलायक का तल बढ़ रहा है। इस तरह ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए इस क्रिया को विपरीत परासरण, प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। वॉन हॉफ ने परासरण से संबंधित एक नियम दिया जो कि तनु विलयन पर लागू होता है, और इस नियम को कहा जाता है वॉन हॉफ का तनु विलयन का सिद्धांत। देखिए इस नियम को, तनु विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलेय वाष्प अवस्था में डालेगा, जबकि उसका आयतन व ताप विलयन के ताप व आयतन के समान हो। अगर हम किसी विलेय पदार्थ का तनु विलयन बनाते हैं तो उसका जो परासरण दाब होगा वो उस विलेय पदार्थ के वाष्प दाब के बराबर होगा। जब वो वाष्प अवस्था में होगा तब वो जितना दाब डालेगा, मतलब जो उसका वेपर प्रेशर होगा और उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, परासरण दाब होगा, वो बराबर होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, विलयन डाइल्यूट होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए। तो तनु विलयन का परासरण दाब उसमें उपस्थित विलेय के वाष्प अवस्था में जो दाब है, मतलब उसका जो वाष्प दाब है उसके बराबर होता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन दोनों के वॉल्यूम और टेम्परेचर, आयतन और ताप जो है वो समान होने चाहिए, मतलब विलयन के और उसकी वाष्प के दोनों के जब आयतन और ताप बराबर होंगे तब ये नियम लागू होगा। इसका आप समीकरण देखें, गणितीय रूप देखें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आपको गैस समीकरण मालूम ही है। तो यहाँ पर प्रेशर हम एन की जगह एन अपॉन वी ले सकते हैं, मोलरता एन अपॉन वी, और एन अपॉन वी बराबर क्या होता है, सांद्रता। तो उसकी दाब जो है वो सांद्रता के समानुपाती है, बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये है वॉन हॉफ का तनु विलयन का सिद्धांत। परासरण दाब दिए गए ताप T पर मोलर सांद्रण C के समानुपाती होता है। ये पहले भी आपको बताया जा चुका कि अगर सांद्रता अधिक होगी तो उसका परासरण दाब भी अधिक होगा, अगर सांद्रता कम होगी तो परासरण दाब भी कम होगा। तो इस संबंध को हम इस समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी। पाई क्या है, यह है परासरण दाब, और आर है गैस नियतांक, टी है ताप, वी है आयतन और एन है मोलरता, और एन अपॉन वी इज इक्वल टू मोलर सांद्रण सी, है ना। तो इस तरह से हम परासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या असामान्य आणविक द्रव्यमान। अभी जब हमने अणुसंख्यक गुण पढ़े, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो उसमें हमने देखा कि हम इन प्रॉपर्टीज के द्वारा, अणुसंख्यक गुणों के द्वारा विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। और ये अणुभार ज्ञात करने के लिए अगर हम इनके सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों समान आने चाहिए। लेकिन ये बात तब लागू होती है जब जो विलयन है वो निम्न नियमों का पालन करे। ये निम्न नियम कौन कौन से हैं? पहला, विलेय अवाष्पशील होना चाहिए। आपने जितनी भी अणुसंख्यक गुण पढ़े हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उसमें सब जगह ये पढ़ा है कि जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो पहली कंडीशन ये है कि हम विलयन बनाते में जो विलेय यूज कर रहे हैं वह अवाष्पशील होना चाहिए, उसकी वो वाष्पशील नहीं होना चाहिए। दूसरा, विलयन तनु होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, उसमें विलेय की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर सांद्र विलयन होगा तो उसमें संगुणन की क्रिया हो सकती है। तो विलयन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है, विलेय का विलयन में वियोजन या संगुणन ना हो, मतलब जब हम विलेय को विलयन में घोलें तो कोई क्रिया ना हो, वे आपस में ना तो जुड़ें और ना ही टूटें, क्योंकि आपको मालूम है कि अणु संख्यक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब यदि मान लीजिए कोई अणु टूटकर 2 भागों में बट गया तो संख्या बदल जाएगी। अगर 10 अणु हैं और टूट गए और वो टूटकर 20 हो गए तो अणुओं की संख्या 20 हो गई। अब 20 हो गई तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं अणु संख्यक गुण है, क्योंकि संख्या बदली है इसलिए उनके
गुण भी बदल जाएंगे। अतः यह आवश्यक है कि जो विलेय है उसका ना तो वियोजन होना चाहिए और ना ही उसका संयोजन होना चाहिए। ऐसे विलयन जो उपरोक्त विलयन जो नियम हमने अभी पढ़े हैं कि संगुणन नहीं होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, तो ये नियम जो हैं अगर वो इसका पालन नहीं करते हैं और उनके लिए जब हम अणुभार की गणना करते हैं, आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं, तो उसके प्रायोगिक मान और उसके सैद्धांतिक मान में अंतर आ जाता है और ऐसा फिर आणविक द्रव्यमान एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि संगुणन और वियोजन नहीं होना चाहिए। तो संगुणन क्या है? एसोसिएशन। संगुणन मतलब जुड़ना। जब किसी विलयन में विलेय के अणु आपस में जुड़ जाते हैं, अब जुड़ जाते हैं तो निश्चित है उनकी संख्या में कमी आ जाती है और कमी आ जाने के कारण उनका जो वास्तविक अणुभार है, तब वास्तविक अणुभार से उच्च अणुभार प्राप्त होता है। तो प्रायोगिक मान में जो अणुभार हमको मिलेगा उससे ज्यादा हमको उसका सैद्धांतिक मान मिलेगा। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक मान में तो हम उसके कणुओं जो कण है, अणु है, उनकी संख्या ज्यादा दर्शा रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकली उनका मान कम है। तो संगुणन अगर होगा तो जो मान प्राप्त होगा वास्तविक अणुभार से उच्च अणुभार हमें प्राप्त होगा। उदाहरण एसिटिक अम्ल और बेंजीन का अगर विलयन है, बेंजोइक अम्ल और बेंजीन का विलयन है, फिनॉल का बेंजीन में विलयन है, इन सब में संगुणन की क्रिया होती है और ये सभी असामान्य आणविक द्रव्यमान को दर्शाते हैं। यहाँ हम पिक्चर में संगुणन को देख रहे हैं कि किस तरह से अणु आपस में जुड़ गए हैं और जुड़कर 3 अणु जुड़कर एक अणु बना रहे हैं। तो यह क्रिया कहलाएगी संगुणन या जुड़ना। एक एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया एसिटिक अम्ल का। तो यहाँ देखिए ये एसिटिक अम्ल का एक अणु है और ये दूसरा अणु है और इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं और हाइड्रोजन बंध होने के कारण ये आपस में जुड़ रहे हैं। अब मान लीजिए ये 2 अणु हैं, हम इसको कैलकुलेशन में 2 काउंट करेंगे लेकिन प्रैक्टिकली ये दोनों एक हो गए हैं। तो इस तरह से जो हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे उसमें डिफरेंस आएगा और इस तरह का आणविक द्रव्यमान कहलाएगा असामान्य आणविक द्रव्यमान। दूसरा है वियोजन। वियोजन मतलब टूटना। जब विलेय के कण टूटने लगते हैं तो मान लीजिए हमने 4 अणु लिए, 5 अणु लिए, वे टूट के 2 भागों में बट गए तो वो 10 हो गए। तो अब हमारे कैलकुलेशन और प्रैक्टिकल मान में अंतर आ जाएगा और इस तरह से हमको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास प्राप्त होगा। एग्जाम्पल विद्युत अपघट्य। कोई भी विद्युत अपघट्य आप सभी को मालूम है कि विद्युत अपघट्य को जब घोला जाता है तो उसका आयनन हो जाता है, वह 2 भागों में बट जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब हम लेते हैं तो वो 2 भागों में बट जाता है। यहाँ हम जल का वियोजन देख रहे हैं। जल का फॉर्मूला H2O। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब इसका जब वियोजन हुआ तो OH माइनस ये अलग हो गया और हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन अलग हो गया। तो यहाँ हम इसको 1 काउंट कर रहे हैं लेकिन यहाँ ये हो गए 2। तो इस तरह से वियोजन में यदि अंतर आएगा, वियोजन होगा तो आणविक द्रव्यमान में अंतर आता है। अब इन दोनों के अंतर को दर्शाने के लिए वॉन हाफ ने एक फैक्टर दिया, वॉन हाफ गुणांक, जिसको उन्होंने जिसकी परिभाषा हम देख रहे हैं कि किसी विलयन के अणुसंख्यक गुण का मान तथा अणुसंख्यक गुण के सैद्धांतिक मान, अणुसंख्यक का मान मतलब प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान, इन दोनों का जो अनुपात होगा, इन दोनों का जो हम अनुपात निकालेंगे वो अनुपात कहलाता है वॉन हाफ गुणांक। मतलब हमने किसी विलयन का पहले फॉर्मूला में रखकर उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू हमने निकाल ली और फिर उसी का हमने प्रायोगिक रूप से उसके आणविक द्रव्यमान का निर्धारण किया। तो दोनों में अंतर आएगा और इन दोनों का जो अनुपात होगा, प्रैक्टिकल जो उसकी वैल्यू आई है और थ्योरेटिकल जो वैल्यू आई है, उसका प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान का जो अनुपात होगा उसे हम कहते हैं वॉन हाफ गुणांक। तो यहाँ पर अब हमारे इस इकाई के सभी पाठ्य बिंदु का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम एक बार इनकी पुनरावृत्ति करते हैं, रिवीजन करते हैं। जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बार इन सभी बिंदुओं को फिर से पढ़ेंगे तो जिससे कि आपको यह इकाई पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सकेगी। तो एक बार हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा विलयन क्या है, विलयन की परिभाषा पढ़ी, फिर पढ़े विलयन के प्रकार,
जिसमें हमने दो प्रकार से प्रकार पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा पढ़ा था उसकी सांद्रता के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर हमने गैस गैस विलयन, ठोस विलयन और द्रव विलयन पढ़े थे और उनके भी फिर 3-3 प्रकारों का अध्ययन किया था। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण हमने पढ़ा था सांद्रता के आधार पर। तो हमने सांद्रता की परिभाषा पढ़ी और सांद्रता के आधार पर हमने उसके मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से पढ़ा। तो हमने संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन इसका अध्ययन किया। इसके बाद सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमने प्रतिशतता, पार्ट्स पर मिलियन, मोल अंश, मोलरता, मोललता और विलेयता का अध्ययन किया। और गैस की विलेयता के आधार पर हेनरी ने एक नियम दिया था, जिस नियम के अनुसार गैस पर जितना दाब डाला जाए उसकी विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। दाब यदि ज्यादा किया जाए तो विलेयता बढ़ जाएगी, दाब कम किया जाए तो विलेयता कम हो जाएगी। और हमने इसके बहुत से अनुप्रयोग भी पढ़े थे, तो आप उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। उसके बाद हमने अपनी दूसरी कक्षा में पढ़ा था वाष्प दाब के बारे में कि जब कोई विलेय होता है, सतह पर जो दाब डालता है वो वाष्प दाब है और उसमें अगर किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो इस तरह हमने वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक में वृद्धि होती है क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, राउल्ट का नियम और आदर्श तथा अनादर्श विलयन का अध्ययन किया। यहाँ पर हमने देखा कि अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने से क्वथनांक में वृद्धि होती है लेकिन वाष्प दाब और हिमांक में कमी आती है। तो वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन पढ़ा और क्वथनांक उन्नयन पढ़ा और परासरण दाब पढ़ा और उससे संबंधित राउल्ट का नियम पढ़ा। उसके बाद आज हमने जो पढ़ा है वह परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार, समपरासारी विलयन, अति परासारी विलयन और अल्प परासारी विलयन पढ़ा। परासरण दाब के बारे में हमने अध्ययन किया कि परासरण दाब क्या है। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत परासरण, फिर विपरीत परासरण के उपयोग कि ये कहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं, फिर वॉन हॉफ का तनु विलयन का सब सिद्धांत, असामान्य आणविक द्रव्यमान जो कि संगुणन और वियोजन पर आधारित है। यदि संगुणन होगा तो असामान्य आणविक द्रव्यमान होगा, वियोजन होगा तो असामान्य आणविक द्रव्यमान होगा। और इसके बाद हमने इन दोनों का जो अनुपात पढ़ा वो था हमारा वॉन हॉफ गुणांक। तो इस तरह से हमने संगुणन और वियोजन इन दोनों के उदाहरण भी देखे जो कि असामान्य आणविक द्रव्यमान को दर्शाते हैं। तो इस तरह से अब हम इन पाठ्य बिंदुओं से आधारित प्रश्न करेंगे। इन प्रश्नों को आप देखिए, इनकी पुनरावृत्ति कीजिए। ये सभी आपके पुनरावृत्ति के लिए आवश्यक पाठ्य बिंदु हैं जिनके की आपको पुनरावृत्ति करनी है। तो इस तरह से हमारी इन कक्षाओं में इकाई विलयन के सभी पाठ्य बिंदुओं का हम अध्ययन कर चुके हैं। आप इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। धन्यवाद।